अभी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम कितनी बार महत्वपूर्ण चीज़ें छोड़ देते हैं, है ना। तो अब हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि हम लक्ष्य चयन को और बेहतर कैसे बनाएं, कैसे हमें लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी है, कैसे हमें लक्ष्य चुनने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हम थोड़ा इंटरैक्ट भी करें इस सेशन में, ठीक है। सबसे पहला डोमेन क्या है हमारा? दैनिक जीवन की गतिविधियाँ। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं को मत छोड़िए। आज हम समझेंगे कि कैसे हमें उसके लक्ष्यों को चुनना है या लेना है। सबसे पहले है भोजन की गतिविधियाँ। अगर मेरा लक्ष्य है कि बच्चा ग्लास या कप से बिना गिराए स्वतंत्र रूप से पानी पी सके, ठीक है, मेरा लक्ष्य क्या है कि बच्चा इंडिपेंडेंटली पानी पी सके बिना गिराए या छलकाए। मेरे बच्चे का अभी करंट लेवल, जो वर्तमान स्तर है, वो क्या है कि बच्चा अभी सहायता से पानी पीता है, मदद से पानी पीता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कौन सा लक्ष्य चूज़ करेंगे? तो आप लोग मुझे बताइए कौन सा लक्ष्य चूज़ करेंगे? मैं कह रही हूँ मेरा बच्चा अभी सहायता से पानी पी सकता है। मेरा लक्ष्य क्या है कि बच्चा अपने आप पानी पिए। तो कौन सा लक्ष्य लेंगे? सेकेंड, लक्ष्य नंबर 2 वहाँ लिखा भी हुआ है चेकलिस्ट से। कौन सा लक्ष्य लेंगे? लक्ष्य 2। सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे का ये लेवल है, अगर इसमें बच्चा मेरा स्वतंत्र है तो मैं अगले लेवल की ओर बढ़ूंगा, अगली स्टेप की ओर बढ़ूंगा, ठीक है। अब हम एक सिचुएशन लेते हैं। मेरे बच्चे का स्तर है, बच्चा अभी सहायता से पानी पीता है, बच्चा अभी मुंह में रखे जाने पर पूर्व मिश्रित भोजन को काट चबा और निगल सकता है, ठीक है। ये बच्चे की चेकलिस्ट है, वहाँ पे उसकी स्कोरिंग हो रखी है भोजन की गतिविधियों में। आप बताइए कौन सा लक्ष्य हम लेंगे? मेरा बच्चा अभी सहायता से पानी पीता है, जिसमें मेरा बच्चा स्वतंत्र है। ग्लास या कप से पीने में अभी 1 से 35% है बिना छलकाए। और खाने की अगर मैं बात करूं तो बच्चा अभी मुंह में रखे जाने पर, अगर मैं उसके मुंह में खाना देती हूं तो वो खा सकता है, चबा सकता है, निगल सकता है, जिस पे वो स्वतंत्र है। सेकंड और 5 लेना चाहिए। सब अग्री करते हैं? सब सेम, ठीक है। सेकंड, थर्ड, आपके बच्चे के लिए अगर आपको लगता है कि उसको मुश्किल आता है, ग्लास से तो हम स्ट्रॉ ले सकते हैं, बट सेकंड मेरा प्रायोरिटी रहेगा, ठीक है। और आप लोगों ने बोला 5, बिल्कुल सही। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे स्वच्छता। अच्छा, अभी जो हमने किया भोजन की गतिविधियां, मैंने आपको 2 उदाहरण दिए, आपको पूरे उसमें ऐसे ही जाना है। मैं एक बार बताती हूँ। अगर मैं बोलती हूँ कि मेरा बच्चा हाथ या चम्मच का उपयोग करके पूर्व मिश्रित भोजन को मुंह तक लाता है, ठीक है, उसमें अगर वो 36 से 70% है और योग्याकार का निवाला मुंह में डालने में वो निर्भर है, हम कौन सा गोल लेंगे? हम कौन सा लक्ष्य लेंगे? अगर मेरा बच्चा अभी पॉइंट नंबर 6 पे 36 to 70 है तो हम कौन सा लक्ष्य लेंगे उस बच्चे के लिए? और ऊपर में स्वतंत्र हो गया, वही मेरा लक्ष्य बनेगा, क्योंकि हमने क्या बोला, हमारी चेकलिस्ट क्या है? प्रगतिशील। तो मेरा बच्चा अगर वो लेवल पे डिपेंडेंट है या पार्शियली इंडिपेंडेंट है, यानी निर्भर है या आंशिक रूप से स्वतंत्र है, तो वहाँ से मैं बच्चे के लिए स्टार्ट करूँगी, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ठीक है। सबको समझ आया? हम और प्रैक्टिस करते हैं। स्पून, बिल्कुल, हाथ या चम्मच, तो आप बच्चे के नीड के हिसाब से ले सकते हैं, जो बच्चे के लिए कंफर्टेबल हो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। स्वच्छता यानी हाइजीन, ठीक है। क्या हम लोग पहला लक्ष्य लेते हैं पेशाब या शौच के बाद संकेत देना? अगर सिवियर या प्रोफाउंड बच्चा है तो शायद आप लोग लेते होंगे, बट मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि इसको ऐसा समझिए, इस पहले पॉइंट को ऐसा समझिए कि ये मेरे बच्चे का करंट लेवल, जो मेरे बच्चे का वर्तमान स्तर है, वो जानने के लिए है कि मेरा बच्चा अगर उसमें भी संकेत नहीं देता है तो मुझे देखा जाए तो टॉयलेटिंग तो सिखानी है ना उसको। तो इसके लिए मेरे प्रायोरिटी शुड बी गोल नंबर 2। गोल 1 को आप ऐसा समझिए
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा डाइपर में करने के बाद पता है या पैंट गंदा करने के बाद पता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पहले ही मुझे बता सके, पहले ही मुझे अपनी नीड्स कम्युनिकेट कर सके, है ना। तो पॉइंट नंबर 2 को हम स्टार्टिंग पॉइंट समझेंगे। बच्चा अभी स्वतंत्र रूप से बाथरूम जा सकता है। करंट लेवल में मेरा लक्ष्य क्या है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से वॉशरूम या टॉयलेट जाएगा। वर्तमान स्तर क्या है, बच्चा वॉशरूम का उपयोग करने की आवश्यकता बताने में सक्षम है, यानी वो अपने बाथरूम जाने की नीड को बता सकता है। मैं कौन सा लक्ष्य लूँगी? गोल नंबर, बिल्कुल सही, आप लोग सही बोल रहे हैं। हम क्या लेंगे? लक्ष्य नंबर 3। मेरा मेन लक्ष्य क्या है कि मेरा बच्चा टॉयलेट जा सके। मेरा बच्चा अपने टॉयलेट की नीड बता पा रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगी। वो क्या है कि बच्चा आप टॉयलेट जा सके। सब क्लियर है? ठीक है। अब आप लोग की बारी। बच्चा अभी शौचालय का उपयोग करने का संकेत देता है, उपयोग करने का संकेत देता है, उसमें स्वतंत्र है। बच्चा स्वतंत्र रूप से शौचालय जाता है और फ्लश करता है। कौन सा लक्ष्य लेंगे आप लोग बताइए? हाथ ऊपर करेंगे और जो सही जवाब देगा उसके पास जयपाल आएंगे। हाथ ऊपर करके बताएंगे। अब कोई बोलेगा तो वो काउंट नहीं होगा। मैम हाथ ऊपर करके बताएंगे कौन सा लक्ष्य लेंगे? गोल नंबर 4, ठीक है। और कोई? हाथ ऊपर करके। 3 नंबर, 3 और 4। मैम को टॉफी। बिल्कुल सही। हम कौन से लक्ष्य लेंगे? 3 और 4। क्यों? अभी मेरा बच्चा के स्वतंत्र रूप से शौचालय जा रहा है? नहीं। कितना है वो? 36 से 70%। और कितनी बार हमारे बच्चे 2-2 लक्ष्य एक साथ सीख जाते हैं, तो उसको फ्लश करना भी आता है। कितना? 36 से 70। तो कौन सा लक्ष्य लेंगे? 3 और 4। अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू सर, गुड जॉब। नेक्स्ट। हाँ, साबुन से हाथ धोना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की क्षमता है, बिल्कुल, क्योंकि बच्चा हाथ दिन में बहुत बार धोता है। हम कितनी बार उसको बोलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जय वकील में वो मैंडेटरी गोल में भी आता है कि दिन में कितनी बार हाथ धोया जाता है। आप लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकते हैं, बट प्रायोरिटी अगर मेरी रहेगी तो वो रहेगी 3 और 4। सबको समझ आ रहा है? साबुन से हाथ धोना आप ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा दिन में कितनी बार आपको लगता है कि हाथ धोता है। 36 to 70 है, वहाँ पे निर्भर है। आपकी मार्किंग इधर हो रखी है, सबको दिख रहा है मार्किंग पीछे? ठीक है। तो अगर मैं प्रायोरिटाइज करूँगी तो कौन सा करूँगी? 3 और 4। 5वां आपको लगता है कि आपको हाथ धोना ना उसको सिखाना है तो आप ले सकते हैं, पर बच्चे की क्षमता को भी हमें ध्यान में रखना है ना, कि वो कितना कर पाएगा उस 1 साल में। अगला, वस्त्र प्रबंधन। मेरा गोल जो मुझे लक्ष्य लेना है वो है कि बच्चा कमर के नीचे पहने हुए बिना बटन के कपड़े उतारता है। ठीक है, वो मुझे लक्ष्य लेना है। मेरे बच्चे का अभी क्या है वर्तमान स्तर, वह अभी उसमें निर्भर है। ठीक है, कौन सा लक्ष्य लेंगे? पहला लक्ष्य लेंगे, वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। हम कितनी बार क्या करते हैं, फर्स्ट वाला भी ले लेते हैं पैंट उतारने वाला, और फास्टनर वाला भी ले लेते हैं कि सिखा ही रहे तो बटन खोलना भी सिखा दो, पैंट उतारना भी सिखा दो, पैंट चढ़ाना भी सिखा दो, पर ऐसा नहीं करना है। लक्ष्य कौन सा लेना है? यस सर, है ना, लक्ष्य कौन सा लेना है? पैंट उतारना। अब हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं पैंट चढ़ाना भी सिखा देता हूँ क्योंकि कर तो रहा है। नहीं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा पहले पैंट उतारना। उसमें बच्चा अगर थोड़ा बहुत आंशिक रूप से स्वतंत्र होता है, हम आगे के लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्लोथिंग में हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, बट अगर मेरा बच्चा बिल्कुल ही निर्भर है तो मैं पहले लक्ष्य को प्राथमिकता दूंगी, उसके बाद आगे बढ़ूंगी। ठीक है, उदाहरण से देखते हैं। बच्चा बिना फास्टनर के पैंट पहनता है 36 से 70%।
बच्चा कमर के ऊपर पहने हुए वस्त्र पहनता है 1 से 35%। कौन सा लक्ष्य लेंगे? सोचिए और फिर हाथ ऊपर कीजिए। और अगर आपको डाउट है तो वहाँ पे परसेंटेज दे रखी है, बच्चे का लेवल दे रखा है। बच्चा बिना फास्टनर के पैंट पहनता है 36 से 70। पहला वाले में मेरा बच्चा स्वतंत्र है। पॉइंट नंबर 4, कमर के नीचे पहने हुए बटन इत्यादि के बिना के कपड़े पहनता है, ठीक है। और बच्चा कमर के ऊपर पहने हुए वस्त्र पहनने में 1 से 35 है। कौन सा लक्ष्य लेंगे हम इस बच्चे के लिए? दोनों लेंगे, ठीक है। और कोई? यस सर, दोनों लेंगे। अच्छा, सर कह रहे हैं कि अभी कमर के ऊपर पहने हुए बिना इत्यादि के कपड़े उतारना, यानी टी शर्ट उतारने का लक्ष्य भी लेना चाहते हैं वो। 71 to 99 है, लेना है ले सकते हैं, बट अगर मैं इसके हिसाब पे पूछूं तो 3 लेंगे, ओके। 2 and 4, 3 नहीं लेंगे, वो प्रगतिशील है, बिल्कुल सही। और हम चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, 2, 3, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। रॉन्ग आंसर नहीं है इसमें, 2, 3, 4 ले सकते हैं, वरना 3 और 4 तो लेना ही है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे साल के लिए लक्ष्य ले रहे हैं। किसी को अगर नींद आ रही है तो प्लीज़ पानी पीजिए, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बातें, स्पेशली क्लोथिंग मैनेजमेंट यानी वस्त्र प्रबंधन में जब हम इन लक्ष्यों को चयन करते हैं, हम इनको लेते हैं, तो हमें उसका करंट लेवल, जो बच्चे का वर्तमान स्तर है, उसको ज़रूर ध्यान में रखना है। और जैसे ही मेरा बच्चा आंशिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है, कम से कम मतलब 36 से 70%, तो ही मैं नेक्स्ट प्रोग्रेसिव गोल की ओर बढ़ सकती हूँ। उससे कम में मत बढ़िए, बट हाँ, आंशिक रूप से हो गया, 36 से 70% हो गया, तो आप नेक्स्ट प्रोग्रेसिव गोल उसी का ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको भेजा जाएगा। एक और, ठीक है, ये है मेरा लक्ष्य, बिना फास्टनर वाले जूते उतारना। ये मेरा गोल है कि बच्चा बिना फास्टनर वाले जूते उतारेगा। बच्चा अभी इसमें निर्भर है। कौन सा लक्ष्य लेंगे? जल्दी बताइए, कौन सा लक्ष्य लेंगे? बिल्कुल सही। अभी हमने क्या बोला? वही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे चेकलिस्ट में कि मेरा बच्चा पैंट भी नहीं उतार सकता, जूता भी नहीं उतार सकता, तो क्या बनेगा स्टार्टिंग पॉइंट? मेरी प्रायोरिटी क्या है? पैंट उतारना। ये सबको क्लियर है ना? ठीक है। बच्चा फास्टर वाले जूते उतार पा रहा है, बच्चा मोजे उतारने में असक्षम है, यानी उतार नहीं पा रहा है, तो कौन से लक्ष्य लेंगे? सबको दिख रहा है? मोजे निकालना, सब सहमत है? और मैं क्या फास्टर वाले जूते पहनने का लक्ष्य ले सकती हूँ? ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा बिना फास्टर वाले जूते उतार पा रहा है, तो मैं पहनने का ले सकती हूँ। यस, तो वो भी लेंगे और मोजे निकालने का भी लक्ष्य लेंगे। संवाद, अब मैं यहाँ से पूछना चाहूँगी सबसे, ठीक है, बस ये वाले, ठीक है। संवाद सबको पता है, कम्युनिकेशन डोमेन। सब मेरा लक्ष्य है कि बच्चा स्वयं के नाम पे प्रतिक्रिया दे, माने रिस्पॉन्ड टू ओन नेम। सबको पता है ये लक्ष्य। मेरे बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है? बच्चा अभी निर्भर है, और जब उसका नाम पुकारा जाता है तो वो प्रतिक्रिया नहीं देता है। मैं कौन सा लक्ष्य लूँगी? पहला वाला लेंगे। क्यों लेंगे? उसको क्या ये ज़रूरी लक्ष्य है कि बच्चा अपने नाम की प्रतिक्रिया दे? ठीक है, तो वो मेरा बन जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट, खुद के नाम पर प्रतिक्रिया देना। अब आप लोग बताएंगे इधर से, बच्चा एक सरल प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देता है 71 to 99।
बच्चा सरल निर्देशों का पालन करता है 36 से 70%। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप बच्चे का स्कोरिंग देखिए ध्यान से, ठीक है? वहाँ पे जो है स्कोरिंग देखिए। और ये क्लियर है ना सबको, ये स्क्रीन है ना? ठीक है। और अगर आपको नहीं है तो मराठी का आपके पास चेकलिस्ट है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। और आप मुझे बताइए इस बच्चे के लिए कौन सा लक्ष्य हम लेंगे। मुझे इधर से रिस्पॉन्सेस चाहिए। कोई अपना हाथ खड़ा कीजिए। सर किसी और को मौका देते हैं। यहाँ से कोई, चलो। सर ने बहुत सारे रिस्पॉन्सेस दिए हैं। सर आप ट्राई करना चाहेंगे? बताइए कौन सा लक्ष्य लेंगे? 7, 6, सब लोग डिसाइड कर लीजिए। सब 7 कह रहे हैं। कोई और जो कुछ और लक्ष्य भी लेना चाहिए? संवाद का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य लेना चाहिए? 5? ओके 5। सब लोग 5 से कौन कौन सहमत नहीं है? सहमत नहीं है, क्यों नहीं हो सहमत? बच्चा सरल प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में देता है, 70 to 99 है। और बच्चा सरळ निर्देशों का पालन करता है, ज्या आपण मराठीत म्हणतो सोप्या सूचनांचे पालन करणे, तर मग ते केलं पाहिजे ना पहिल्यांदा। बट हम बोलते हैं चेकलिस्ट प्रोग्रेसिव है। बच्चा सरल चीज प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दे देता है, तो उसका अगला लक्ष्य लेना नहीं चाहिए? 2 या अधिक चीज़ों के बीच में चयन करना लेना चाहिए, कि बच्चा बता सके कि मैं को 2 चीज़ें दिखाऊं और वो बता सके कौन सा चाहिए। ले सकते हैं? प्रोग्रेसिव है ना? तो हम लोग किंजल ने रिस्पॉन्स दिया कि 5वां भी लेना चाहिए। आइए देखते हैं। 5वां ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा बच्चा ऊपर के लक्ष्य कर पा रहा है, वो प्रश्नों के जवाब दे पा रहा है हाँ ना में, तो अब अगला ले सकते हैं, जिसमें बच्चा वैसे 1 से 35 पे है, बट हमें वो चीज़ सिखानी तो है ना कि 2 या अधिक चीज़ों के बीच में वो चूज़ कर सके, ठीक है? और जो आप सबने कहा सरल निर्देशों का पालन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है। बच्चा केवल शब्दों का उपयोग करके ही संवाद करता है। वह छोटे छोटे वाक्यों जैसे 3 शब्द वाले वाक्यों में बात करता है 36 to 70%। कौन सा लक्ष्य लेंगे इस बच्चे के लिए? केवल शब्दों में वो स्वतंत्र है। हम देखेंगे वहां पे लिखा हुआ है, हाँ 11 और 12। यस किंजल 11, ठीक है? हाँ जी, तो 12 बिल्कुल हम 11 और 12 ले सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे वाक्यों में बात कर लेता है 36 to 70, उस पर हम ध्यान देंगे ही देंगे। साथ ही साथ वह प्रश्न के जवाब दे पा रहा है 1 से 35%, तो हम कुछ नहीं तो खाली क्या से तो शुरू कर ही सकते हैं, क्या उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें उसको भी लक्ष्य लेना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? शैक्षणिक में ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आप लोग एजुकेशन गोल्स आपको पता है कि हमें प्रायोरिटाइज कैसे करने हैं। मैं खाली बताऊंगी कि उस लेवल के लिए क्या महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अगर मैं बात करूं L1 के लिए, तो L1 के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य जो है वो क्या है शैक्षणिक में, कि बच्चा अक्षर को पहचान पाए। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? तभी आगे बढ़ेगा। और हमारा L1 के पाठ्यक्रम में क्या है? अल्फ़ाबेट्स, अक्षर है। तो अब ये सोचिए कि मुझे मेरे पाठ्यक्रम से इसको मैच करना है, फिर बच्चे का लेवल, बच्चे की क्षमता समझनी है और उसके हिसाब से उसके लिए लक्ष्य चुनने हैं। पक्का सबको क्लियर है ये? मेरा बच्चा अगर अक्षर पहचान पाता है तो मैं क्या लूँगी? आगे के लूँगी। आगे का क्या है? नाम पड़ेगा, ठीक है? धीरे धीरे बढ़ेंगे, शब्दों की तरफ बढ़ेंगे, बट सबसे पहले क्या आएगा? अक्षर पहचानना, क्योंकि मेरा पाठ्यक्रम भी उसी से शुरू होता है। ओके?
लिखने में क्या है महत्वपूर्ण है L1 के लिए? क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही कि बच्चा कॉपीज एक्यूरेटली, सही तरीके से उसको करते हैं ना, शेप्स पे करते हैं, अल्फ़ाबेट का करते हैं, बट सही तरीके से उसका कॉपी करते हैं। बट अगर मैं बोलती हूँ कि L1 का बच्चा है, L1 का बच्चा है, कॉपी नहीं कर सकता है अभी, उसके लिए मुश्किल है कॉपी करना, क्योंकि मतलब पेंसिल पकड़ना भी उसके लिए मुश्किल है। तो मैं कौन सा लक्ष्य लूँगी उसके लिए? पेंसिल पकड़ना, स्क्रिबलिंग, ट्रेसिंग। मानते हैं L1 के बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चा सटीक तरीके से नकल करे यानी कॉपी करे, पर कितनी बार हमारे बच्चों को लिखना मुश्किल होता है। मानते हैं सब लोग कि लिखना मुश्किल होता है, लिखना कठिन होता है और उसको सीखने में भी टाइम लगता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप प्री राइटिंग स्किल्स, पूर्व लेखन के कौशल ले सकते हैं, जो कि है स्क्रिबलिंग हो गया, ट्रेसिंग हो गया। ठीक है, ठीक है। यदि बच्चा L1 में नहीं कर पाता है तो हम पूर्व लेखन वाली गतिविधियां भी उनके ले सकते हैं, क्योंकि लिखने में कठिनाई हो सकती है। गणित, गणित में कौन से लक्ष्य लेने चाहिए? गणित L1 में स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए? हाँ किंजल प्री मैथ्स, प्री मैथ स्किल्स लेने चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट कर रखे हैं। हम ये मानते हैं कि ये लक्ष्य आप पहले सिखा सकते हैं। वैसे तो सारे के सारे सिखाने हैं प्री मैथ गतिविधियाँ, बट ये लक्ष्य सिखाना थोड़ा आसान होता है, बल्कि जैसे होता है ना ज़्यादा या कम की मात्रा, ये भारी है या हल्का है, वो समझना थोड़ा कठिन हो जाता है हमारे बच्चों के लिए। तो आप पहले 1, 4, 5, 6 से शुरुआत करके फिर 2 और 3 ले सकते हैं। बट सिखाने सारे हैं, बट हम लोगों ने सुझाव दिए कि कम से कम ये तो पहले आप सिखाइए ही सिखाइए। ओके, और ये हमारे पाठ्यक्रम में है, L1 के पाठ्यक्रम में है। यस, हाँ हाँ, नहीं होता, अग्रीड। तो बड़ी पेंसिल, छोटी पेंसिल, लंबी छोटी, हाँ। सर भाषा में, हाँ, आकुल, समझ रहे हैं। मराठी में सर या हिंदी में? मराठी में, ओके, वी कैन टेक द पॉइंट। स्नेहल मराठी में, ठीक है। यस सर, अगर आपको मराठी में लैंग्वेज में कठिनाई आ रही है कि आपको लगता है कि वो जैसे मैम ने बोला आखुर बोलते हैं, तो वो हम ऑफकोर्स उस पर हम देख सकते हैं, और ये आप हमें बताइए करें ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। अब मैं आपसे पूछूंगी, बच्चा 1 से 9 गिनती रट या बोल सकता है, माने रोड काउंटिंग करता है कितना? 71 to 99%। बच्चा 1, 2, 3 और 4 संख्या पहचान सकता है और 1 रुपये का सिक्का भी पहचान सकता है। कौन सा लक्ष्य लेंगे हम इस बच्चे के लिए? कौन सा लेंगे, सोचिए। पॉइंट 2, 6, ओके, 2, 6। कौन सा वाला 6? दोनों 6, ओके। 8 नहीं, 6 ही है वो स्क्रीन, क्योंकि वो उसमें आता है, मनी के कॉन्सेप्ट में आता है। मैंने यहाँ पे रख रखा है कि जस्ट इन केस अगर आपको लेना हो तो। आप लोग सही बोल रहे हैं बिल्कुल। नंबर 2 लेंगे ही लेंगे, क्यों? क्योंकि अब मुझे उसको आगे की गिनती पहचान, मतलब संख्या पहचाननी है। ठीक है, दूसरी चीज़, लक्ष्य नंबर 6 भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मीनिंगफुल, अर्थपूर्वक गिनती में मेरे बच्चे को आनी चाहिए, उसको संख्या का मूल भी पता होना चाहिए। और उसके बाद ये वाला 6 भी लेंगे, सिक्के पहचानने का। ठीक है, सब सहमत है? आगे बढ़ते हैं। EVS में महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको क्या लगते हैं कौन से होने चाहिए? L1 के बच्चे के लिए, लेवल 1 के बच्चे के लिए बॉडी पार्ट, और मैम हाँ बताइए।
10पेक्षा अधिक सामान्य वस्तूंची नावे सांगणे, 5 शारीरिक अवयवांची नावे सांगणे. और कोई मैम कह रही है फर्स्ट लेना चाहिए और तीसरा लेना चाहिए. 10 सामान्य वस्तुओं के नाम, शरीर के अंग. और कोई 6 नंबर वाला भी चलेगा. और बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग. 1, 3, 6, 8 और 10 और भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे ईवीएस के जो L1 के पाठ्यक्रम में हैं, पर्यावरण अध्ययन के जो पाठ्यक्रम में है, वो चीज़ें हमारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है. पर हाँ, सामान्य वस्तुओं के नाम, शरीर के अंग, प्राथमिक रंगों के बारे में, घर के परिवार के सदस्यों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. तो पहले हमें ये लक्ष्य तो लेने ही चाहिए. हाय, हाँ ज़्यादा भी ले सकते हैं, बच्चे के लेवल के हिसाब से लेंगे. पर जो आगे के भी हैं आपके कम्युनिटी हेल्पर्स वगैरह सब ले सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे. ठीक है, ये बात को रिपीट करेंगे. लक्ष्यों को प्राथमिकता देना है, प्रगतिशील होने चाहिए, संबंधित भी होने चाहिए बिल्कुल, बट प्रायोरिटाइज करना है क्या ज़रूरी है और कैसे कितना लेना है. चलो ये इजी वाला है. बच्चा 3 प्राथमिक रंगों के नाम बता सकता है. बच्चा 2 भावनाओं को समझ सकता है. कौन सा लक्ष्य लेंगे? आठ में तो मैम स्वतंत्र है वो. 9 और 18, क्योंकि वो चेक, हाँ 10 मान के चलिए. हाँ 9 और 10 ठीक है. हाँ वही. उसके अलावा कोई और लक्ष्य लगता है आप लोगों को? 2 नंबर 25 सामान्य वस्तुओं के नाम बताना. ओके गुड. 4 लक्ष्य 4 शरीर के 10 अंगों के नाम बताना. बिल्कुल सही, ले सकते हैं. और 7 भी ले सकते हैं. इस बच्चे के हिसाब से मैंने लिए थे 9 और 18, बट जो आप लोगों ने बोले वो भी बिल्कुल सही है. हम गोल नंबर 2 भी ले सकते हैं, हम गोल नंबर 4 भी ले सकते हैं. ओके, और गोल नंबर 7 भी ले सकते हैं. ठीक है, अगेन बच्चे का करंट लेवल, बच्चे का स्तर देख के ही हम लक्ष्य चुनेंगे. अब बात आती है हमारे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की. ठीक है, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है क्या भीतरी गतिविधियाँ, बाहर की गतिविधियाँ ज़रूरी है? रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजक गतिविधियों की क्या ज़रूरत है? नहीं है? अच्छा है, क्यों ज़रूरत है? हमारे बच्चों को ज़रूरत है क्योंकि उनके लिए उनको ज़रूरत है. क्यों ज़रूरत है? मोटर स्किल्स. अच्छा, और ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम बाकी डोमेन्स के उसको संबंधित कर सकते हैं. और हमें ज़रूरत होता है ना हमारे जीवन में मनोरंजन की होती है. हाँ जी सर. हाँ, होलिस्टिक अप्रोच, मेरे बच्चे का पूरा डेवलपमेंट जो बोलते हैं हम इसको, पूरा विकास हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए इन चीज़ों की भी, जैसे हमें ज़रूरत है घूमने की, फिरने की, खेलने की, आर्ट एंड क्राफ्ट हम लोग भी करते हैं ना चीज़ें, उसी प्रकार हमारे बच्चों को भी ज़रूरत है और उनके पूर्ण विकास में ये काफ़ी मदद करते हैं. इसमें ये सारे लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आप लोगों के स्कूल में होते हैं, संगीत के पीरियड्स होते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के होते हैं, ये सब चीज़ें जब आपकी होती है, इसमें सारे बच्चों को मौका मिलना चाहिए, सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए. उसी प्रकार जैसे हम अंदर की गतिविधियाँ करती हैं, हमें बाहर की गतिविधियों में भी स्पोर्ट्स पीरियड रखना चाहिए. बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए. फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके विकास के लिए. अगर मेरे बच्चे को सीपी है, व्हीलचेयर में है, कैसा करेगा कोई बात नहीं, बट उसको वो अनुभव मिलना चाहिए, उसको हमें लेकर जाना चाहिए ग्राउंड में, बाकी बच्चों के साथ अलग अलग तरीके से भी खेलने में हम उसको इंगेज कर सकते हैं. तो जो आपके स्कूल में पीरियड्स होते हैं उसमें हर बच्चे को हमें इंक्लूड करना है. ठीक है, किसी को? हाँ,
पार्टिसिपेट करना, किसी भी तरीके से बच्चा इंगेज हो रहा है या पार्टिसिपेट, अगर आपका म्यूजिक का पीरियड है और बच्चा वहाँ बैठ के सुन भी रहा है, वो भी पार्टिसिपेशन होता है। बैठ के सुनना भी एक पार्टिसिपेशन है। कि आप कह रहे हो कि गाना गाएगा कि इंस्ट्रूमेंट, जो जितना बच्चे का लेवल है उसमें ग्रो करेंगे हम। अगर मेरे बच्चे को, हाँ, वो आप जब बच्चों का वो करेंगे, लक्ष्य विवरण करते हैं, गोल डिटेल्स करते हैं, उसमें भी डाल सकते हैं कि मैं इस बच्चे को इसमें सिखा रहा हूँ। मान लो एक बच्चे को बिल्कुल रुचि नहीं है, जिसको गाने सुनने से भी तकलीफ होता है, उसको तो मैं नहीं उसमें इन्वॉल्व करूँगी ना। पर जिस बच्चे को बहुत रुचि, खाली सुनना पसंद है, तो सुनने का ही करेंगे। जिस बच्चे को गाना पसंद है तो उस पर मैं और काम करूँगी, छोड़ नहीं दूँगी, फिर मैं गाने भी उसको प्रगति की तरफ लेकर जाऊँगी। डिजिटल शिक्षा के लिए लक्ष्य 1, 3 और 4 महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ऑडियंस हाय, 1, 3 और 4। अगेन, मेरा बच्चा अगर अमौखिक है यानी नॉन वर्बल है, तो उसके लिए हम लोग पहले लक्ष्य को छोड़ सकते हैं। बट अगर हम बोलते हैं कि अगर मैं डिजिटल लर्निंग सिखा रही हूँ, पहली बात, डिजिटल लर्निंग हमारे कौन से लेवल में सिखाया जाता है? लेवल 2 और लेवल 3। तो मेरे बच्चे का भी लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसके लिए डिजिटल लर्निंग के लक्ष्य ले सकती हूँ। लक्ष्य 1, ताकि बच्चा कुछ नहीं तो एटलीस्ट फ़ोन का जवाब मतलब उत्तर दे सके, फ़ोन उठा सके। अमौखिक बच्चा है, हम समझते हैं, कोई बात नहीं, बट ये एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है। बच्चों को आना चाहिए कि वो फ़ोन उठा के कम से कम बता सके या बात कर सके या हेलो भी बोल सके। दूसरी चीज़, हमारे बच्चे आजकल स्मार्टफोन वगैरह काफ़ी यूज़ करते हैं। मेरे ऑटिस्टिक बच्चे बहुत कंफर्टेबल होते हैं गैजेट से, टेक्नोलॉजी से, उसका यूज़ करना चाहिए। और तीसरा जो है नंबर 4, कैलकुलेटर का उपयोग। हमारे कितने बच्चे पेंसिल से नहीं करना चाहते हैं कैलकुलेशन, बट अगर कैलकुलेटर देते तो वो आसानी से कर लेते हैं। जो बच्चे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं गणित में, तो हम कैलकुलेटर भी उनको सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए कि अरे नहीं, इसको तो मैंने जैसे सिखाया है वैसे ही करना है, वो कभी नहीं करना है। हमारे कितने बच्चे, स्पेशली हमारे ऑटिस्टिक बच्चे, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते लिखने में मैथ्स प्रॉब्लम्स, बट कैलकुलेटर दोगे बहुत अच्छी से फास्ट तरीके से करते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे बच्चा वो कॉन्सेप्ट समझ रहा है, वो गणित के सवाल कर पा रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो किस माध्यम से कर रहा है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल, बट कर सकते हैं, बट हम बता रहे हैं कि कम से कम ये तो सिखाइए। मेरा पर्पस ये बताने का है कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। आगे आप जितना प्रगति करें, मतलब जितना बढ़ना चाहे। ठीक है, अब आपकी बारी। बच्चा 1 अंक के जोड़ा लगा सकता है, लेकिन कागज और पेन के साथ वो नहीं करना चाहता है। कौन सा लक्ष्य लेंगे? कैलकुलेटर की सहायता से, क्योंकि वो स्मार्टफोन्स और गैजेट्स में काफ़ी अच्छा भी है, उसको पसंद है। तो हम लक्ष्य नंबर 4 लेंगे। ठीक है, फंक्शनल, इसको समझेंगे कि कौन कौन से लक्ष्य कार्यात्मक क्लासरूम्स के लिए, फंक्शनल बच्चों के लिए, कार्यात्मक बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो हमें नहीं छोड़ने चाहिए। वो क्या होंगी ज़्यादातर, आपको क्या लगता है ज़्यादातर कौन से लक्ष्य होंगे? वो हमारे बेसिक एडीएल, जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। ठीक है, और आगे समझते हैं एकेडमिक्स में, है ना, क्या क्या करवा सकते हैं, शैक्षणिक गतिविधियों में क्या क्या ले सकते हैं। प्री रीडिंग में क्या क्या ले सकते हैं? क्या क्या ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मैं अगर बोलती हूँ प्री रीडिंग, पूर्व वाचन, पूर्व वाचन में क्या लेंगे? कुछ नहीं तो बच्चा कम से कम इमिटेशन तो करेगा, एक्शन, चित्रवाचन भी ले सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट लक्ष्य मेरा क्या है? कम से कम मेरा बच्चा मेरा फिजिकल इमिटेशन, मतलब जो मैं कर रही हूँ उसका अनुकरण कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, चित्रवाचन वगैरह ऑफ कोर्स ले सकते हो, प्रगतिशील लक्ष्य जरूर लेने चाहिए। बट हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण लक्ष्य की, इनको तो जरूर शुरू, मतलब इनसे तो शुरू कीजिए आप। उसी प्रकार प्री राइटिंग में कौन सा लेंगे लिखने के लिए? प्री राइटिंग, पूर्व लेखन के लिए पकड़ना और स्क्रिबल करना। ठीक है, पकड़ लिया, स्क्रिबल कर लिया, और ट्रेसिंग भी। अगर बच्चे ने पकड़ना सीख लिया, स्क्रिबलिंग सीख लिया, तो फिर हम ट्रेसिंग भी लेंगे। ये हमारे बच्चों के लिए, कार्यात्मक बच्चों के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं।
अभी हम बात कर सकते हैं इस पे, जैसे कि अब पूछूं क्यों ज़रूरी है ये करवाना, इनसे क्या होगा इससे? मोटर स्किल्स के लिए। राइटिंग ठीक है शायद ना लिखे, बट एटलीस्ट मेरे बाकी कौशल पे भी काम हो रहा है, वो बैठ रहा है, उसका ग्रास बन रहा है, उसका पेंसिल ग्रास बन रहा है, ट्राइपॉड ग्रिप बन रहा है, और वो बैठ के कर भी रहा है, वो भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्री मैथ में क्या लगता है आपको कौन से इम्पॉर्टेंट है? पूर्व गणित में, पूर्व गणित मैं बोल रही हूँ कार्यात्मक बच्चों के लिए। देखा जाए जो हमने L1 के लिए बोला, पूर्व मैथ्स सारे ही हैं। अब हम कैसे सिखाएंगे, पहले मैं शेप से सिखाना चाहूँ या अंदर बाहर से सिखाना चाहूँ, वो मेरे बच्चे की क्षमता के हिसाब से मैं चुन सकती हूँ, पर देखा जाए तो ये सारे लक्ष्य ही इम्पॉर्टेंट है और हम कार्यात्मक बच्चों के लिए ले सकते हैं। विज्ञान में, पर्यावरण विज्ञान में, पर्यावरण अध्ययन में हम लोगों के लिए कि बच्चे को कुछ नहीं तो कम से कम सामान्य वस्तुओं के नाम, चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। दिखा भी सकते हैं, हाँ, जिसको जो बता नहीं सकता वो दिखा सकता है, पॉइंट कर सकता है, किसी भी तरीके से अगर वो हमसे कम्युनिकेट कर पा रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और सबसे आखिरी प्री वोकेशनल, ठीक है, हम लोगों ने बात किया अभी गणित के बारे में, भाषा के बारे में। हम प्री वोकेशनल में 2 ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक है हमारा लाइफ स्किल्स और दूसरा है किचन स्किल्स, ठीक है, जीवन कौशल और रसोई घर कौशल के बारे में। तो हमारे बच्चों के लिए आपको क्या लगता है जीवन कौशल के लिए कौन कौन से लक्ष्य इम्पॉर्टेंट है? पहला, काम खत्म हो जाने पे सामान को वापस जगह पे रख देना, और दूसरा गंदे कपड़ों को धोने के लिए अलग करना, 7वां कमरा साफ रखना, ठीक है। क्यों लगता है आपको ये बच्चों को ये आने चाहिए कौशल? क्यों आने चाहिए कौशल? अपने काम खुद कर सके। क्यों? बच्चा अब बड़ा हो चुका है, 14 वर्ष से ऊपर का है, ये बेसिक जो अपने घर के कार्य अपने लिए वो कर सके। तो काम खत्म हो जाने पे एटलीस्ट कुछ नहीं तो अपनी चीज़ें दोबारा जगह पे रखाए। उसके अलावा आप लोगों ने सही बोला, 3 और 4 कपड़े सुखाने के लिए डालना, 8वां ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप अपने हिसाब से बच्चे के लेवल का ले सकते हैं। वो तो था मेरे कार्यात्मक बच्चों के लिए। मैं पूरी मेरे बच्चों का उच्च स्तर है, वो बच्चे एकेडमिक बच्चे हैं, शैक्षणिक वर्ग में आते हैं, उनके लिए कौन सा गतिविधियाँ लेनी चाहिए? वो तो लेनी चाहिए, जो हमने अभी बात की वो तो लेनी ही चाहिए। उसके अलावा और कौन कौन सी ले सकते हैं? 10, 11, 14, ओके। और कोई? 11 महत्वपूर्ण कौन सी है कि अपने घर की खरीदारी, कुछ सामान वगैरह ले सके। उसके बाद 15 आपातकालीन परिस्थिति को पहचानना, और फिर उसके लिए क्या करना है वो हम उसको सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है, उसको पता होना चाहिए कि मेरे लिए इमरजेंसी सिचुएशंस कौन सी है और उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला बच्चे के हिसाब से लेंगे, ये बताने का कारण खाली ये कि ये महत्वपूर्ण है, उसके अलावा ऊपर नीचे आप ज़रूर ले सकते हैं। और रसोई घर के कौशल, ये सारी चीज़ें होते हैं ना, खाने पीने की चीज़ों की, पदार्थों के बारे में बताना, पकाने की सामग्री के बारे में बता सकें, बर्तनों को पहचान सके, कि जो रसोई घर के नियम होते हैं उनका पालन कर सके। ये महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे सारे बच्चों के लिए। अगेन बच्चे के स्तर के हिसाब से आप लक्ष्य चुन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लक्ष्य नंबर 6 जो है सब्जियों और फलों को छांटना धोना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि लक्ष्य नंबर 11 वो भी इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जो किचन स्किल्स होती हैं, जैसे कि पीलिंग हो गया, मैशिंग हो गया, चॉपिंग हो गया, ये भी हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फ़ायदेमंद लगी होगी।
अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।